हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। तो अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। मेन क्वेश्चंस इसमें मैंने कवर किए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारा क्लास 11 ESP आपको सर्च मारना है और हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे भी आपको नोट्स क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे, तो आप वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? तो देखो, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और पूरी गारंटी के साथ देता है। यानी कि ये राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये राइट्स आपको भाई कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं मिलते, ये सबको इक्वली मिलते हैं। जो भी इंडियन सिटीजन है सभी को इक्वली जो है फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर लिखे हुए हैं और कोर्ट इसको इन्फोर्स करवाता है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स कोई आपके वॉयलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसकी कंप्लेंट करने, ठीक है। फिर उसके अलावा मेनली यही है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का काम होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी, डिग्निटी और इक्वलिटी को इंश्योर करना, कि कोई भी अगर इंडिया में रहता है डिग्निटी के साथ रहे, उसको पूरी लिबर्टी हो और इक्वलिटी के साथ वो रह पाए, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। फिर उसके बाद है, अगर हम बात करें व्हाट आर दी 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि है आर्टिकल 23, 24। फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, आर्टिकल 25 से 28 तक है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं 29 और 30 आर्टिकल में। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ओके, सो 6 हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स करेंटली आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद सबसे पहला हमारा अब राइट से क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को आपको समझाना है। तो देखो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया है और इसका मेन ये मकसद है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के आगे, कानून के आगे सब बराबर, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई कॉमन आदमी हो, कुछ भी हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स, जेंडर के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। किसी से भी आप अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो बहुत गलत होगा। इसके अलावा अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, पहले क्या होता था एंशिएंट इंडिया में, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चलती थी। अरे ये तो निचली जात का है, मैं तो ऊंची जात का हूँ, हाथ नहीं लगाना, पानी नहीं पीना इसके हाथ का। ये अनटचेबिलिटी अब बिल्कुल ख़त्म है, इसको एबोलिश कर दिया गया है। कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कठोर से कठोर जो है पनिशमेंट मिलेगी। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले राजा महाराजा टाइटल्स लगाते थे, राजा, धीराज, महाराजा, ये वो सब आप नहीं लगा सकते, आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते, वो चीज़ें खत्म है अब। फिर है उसके बाद, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 32 जो है ना, वो उसको हार्ट और सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल। ये किसने बोला है? BR अंबेडकर जी ने। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 का यूज करते हुए कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और आप इसके अलावा जो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो कोर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके पास एक राइट होता है इसी के अंदर, जिससे कि वो अपने रिट निकालती है, कुछ ऑर्डर्स निकालती है, जैसे कि हबीस कार्पस, मैंडमस, प्रोहाइबिशन, को वारंटो, सेटररी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है चैप्टर के अंदर, अगर आपने चैप्टर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। तो ये कुछ ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है इशू करती है। और डॉक्टर BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। फिर है एक्सप्लेन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
देखो पहले क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना मेहनत वाला, तो ये अब बिल्कुल खत्म है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पहले इंसानों को बेच दिया जाता था, फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था, वो अब नहीं हो सकता। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो चिल्ड्रन हैं 14 साल के कम वाले, उनको आप कोई भी ऐसे मतलब भाई फैक्ट्रियों में या जो बहुत खतरनाक काम होते हैं वो नहीं करवा सकते आप छोटे बच्चों से। तो ये चीजें इसमें है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर है व्हाट आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो देखो भाई, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में ये दिया गया है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन होता है, जो हमारे देश में पॉपुलेशन जिनकी कम है, तो वो अपनी लैंग्वेज जो भी वो बोलते हैं लोग, जो उनकी स्क्रिप्ट है, जो उनका कल्चर है, उसको वो प्रिजर्व कर सकें, वो उनको पूरा राइट है। कि भाई कोई भी ऐसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में है, जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहती है, वो कर सकती है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भाई आप, ठीक है, आर्टिकल 29 यही वाला था जो मैंने आपको बताया। और आर्टिकल 30 ये है कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो खुद के कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है अकॉर्डिंग टू उनके लॉज। जैसे कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, और सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल 25 से 28 में ये कहा गया है। तो आर्टिकल 25 गारंटी देता है कि आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना सकते हो, जो रिलीजन आपको अच्छा लगता है। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो मन करे वो करो। आर्टिकल 26 और 27 ये कहता है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं उनको पूरी फ्रीडम है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, जो भी उनको करना है, ठीक है। और एंड प्रोहाइबिट द यूज ऑफ स्टेट फंड फॉर रिलीजियस प्रमोशन। सरकार का पैसा रिलीजन के काम पे नहीं लग सकता, ये याद रखना, इस चीज की मनाही है। सरकार का फंड कोई भी रिलीजियस काम में नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप मतलब आर्टिकल 28 अलाउज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस ग्रुप्स टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में ही चलेंगे। जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं चलते। ये चीज़ें आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between fundamental rights and directive principles of state policy? तो देखो, फंडामेंटल राइट वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जिसकी पूरी गारंटी है। आपको अगर कोई भी राइट आपको नहीं मिल रहा है आपके 6 के 6 में से, आप अपना कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो कोई भी स्टेट अपने वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए बनाता है। अब वो उसका मन करेगा तो वो जो मर्जी पॉलिसी बनाए, कोई गारंटी नहीं है, ये कोई जस्टिसेबल नहीं है। आप अगर किसी स्टेट के लिए अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये पॉलिसी क्यों नहीं बना रहा। पॉलिसी बनाना पॉलिसी मेकर्स का काम है, वो अपने टाइम पे बनाएंगे और जैसा मन करे वैसे बनाएंगे। सो कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल राइट होते हैं। और डीपीएसपी सोसाइटी के लिए होते हैं, ज्यादा लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग वो लॉ और अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। मन करेगा तो बनाएंगे, मन करेगा नहीं भी बनाएंगे, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उनका मन करेगा, मूड के ऊपर है। तो मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन एम यही होता है, सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी में सभी का भला करना, ठीक है। ये चीज याद रखना। डीपीएसपी सोसाइटी के लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। What is the role of fundamental duties in the Indian Constitution? अब जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज भी तो होती होंगी ना। क्या सिर्फ हमारा राइट होता है? नहीं, ड्यूटीज भी होती हैं जो हमारे पार्ट 4A के अंदर दी गई हैं आर्टिकल 51A में। और ये ऐड बाद में करी गई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती थी। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करके कुछ ऐड करना या कुछ माइनस करना। तो 42nd जब अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तो हमारी कुछ ड्यूटीज को ऐड करा गया था।
कि जब भी जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि कुछ मॉरल बातें होती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सेफ रखना और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, एक ब्रदरहुड मतलब सभी को एक साथ रखना, अपना भाई समझना। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ से बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।